साथियों, कल सुबह से देशी गाय का ही विषय चल रहा है। साथियों, आप जब ईश्वर की व्यवस्था में जाओगे और ईश्वर की व्यवस्था को यानी संविधान को, ईश्वर के संविधान का अभ्यास करोगे, जंगल प्रकृति ईश्वर का संविधान है, तो आपको कुछ आश्चर्यचकित दृश्य दिखाई देंगे। आप सोचने लगेंगे ये कैसे हो रहा है। एक तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ईश्वर ने किसी को किसी का दुश्मन बनाकर भेजा। 65 लाख सजीवों को अनेक खाद्य श्रृंखलाओं में उसने बांट दिया है, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं में। अब ये जंगल का पौधा अनगिनत फलों से लदा हुआ खड़ा है, बेदाग फल है, अकाल में भी अनगिनत फल है, बिना मानवीय सहायता, बिना मानवीय अस्तित्व। और हमारे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि डालना ही पड़ता है, नहीं तो पौधे बढ़ते ही नहीं। नाइट्रोजन डालना पड़ता है, फॉस्फेट डालना पड़ता है, पोटैश डालना पड़ता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना पड़ता है, ये डालना पड़ता है, वो डालना पड़ता है, गोबर का खाद डालना पड़ता है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट सब डालना ही पड़ता है। तो वहां क्यों नहीं आवश्यकता? जंगल में आवश्यकता क्यों नहीं? इसका जवाब कृषि वैज्ञानिकों के पास नहीं है। लेकिन आवश्यकता तो है, शरीर की आवश्यकता है, वृद्धि के लिए आवश्यक है। मिल गए हैं, हमने नहीं दिए। जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करे, आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी, फॉस्फेट की कमी नहीं मिलेगी, पोटैश की कमी नहीं मिलेगी और पोषक तत्वों की कमी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है सारे उसको मिल गए, हमने नहीं दिए। किसने दिए? ईश्वर ने दिए। इसका मतलब है ईश्वर की खुद की व्यवस्था है। मन में सवाल पैदा होता है कि कैसे मिल गए। यह सवाल मेरे मन भी था जब आदिवासियों में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था कि वहां की जो पर्यावरणीय व्यवस्था है, कुल मिलाकर सातपुड़ा पहाड़ी की, वहां के आदिवासी की जीवन पद्धति पर क्या परिणाम हो रहा है, यह अभ्यास का विषय था। लगातार हम जंगल में जाते थे, मैं देख रहा था, जो मैं वहां देख रहा था वो अलग था और हमारे कृषि वैज्ञानिक मुझे कॉलेज में जो बता रहे थे, यूनिवर्सिटी में, वो अलग बता रहे थे। उल्टा, ठीक उल्टा बता रहे थे, ठीक उल्टा बता रहे थे। कृषि विज्ञान अज्ञान है, ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं, पूरा अज्ञान। और अज्ञान फैला रहे यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तनखे मिलते हैं अज्ञान फैलाने के। जंगल में मैं देख रहा था कि मानवीय हस्तक्षेप के बिना, मानवीय सहायता के बिना सब कुछ मिल रहा है। ये बोल रहे डालना ही पड़ता है तो बढ़ता ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? दो में से कोई तो भी सच होगा। भगवान कभी झूठ बोलेगा? भगवान का संविधान साक्षात प्रत्यक्ष साकार रूप, सगुण साकार रूप भगवान जंगल के माध्यम से खड़ा है, प्रकृति के माध्यम से खड़ा है, वो कुछ झूठ बोलेगा? तो इसको जांचना मैंने शुरुआत कर दी, कैसे कैसे मिल रहे इसको। प्रमाण तो हमारे
ग्रंथों ने दिया है, हमारे दर्शन ने दिया है, भारतीय दर्शन ने दिया है। भारतीय दर्शन पंच महाभूत की बात करते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। और ये दावा करते हैं कि सारी सजीव सृष्टि के शरीर केवल इन पंच महाभूतों से बनते हैं। कहां से मिलते हैं, कहां से लेते हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल था। साथियों, आपके मन में भी वो सवाल है, क्योंकि कल से आप सुन रहे हैं कि कुछ भी डालना नहीं है। ये देशी गाय से 30 एकड़ की खेती होती है, गोबर का खाद नहीं डालना है, कंपोस्ट नहीं डालना है, वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना है, ज्यादा जहर होता है, रासायनिक खाद नहीं डालना है, वो दशगव्या पंचगव्या भी उपयोग नहीं करना है, अग्निहोत्र का उपयोग नहीं करना है, वो शहद भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है। एक गाय से 30 एकड़ की थी, कैसे हो सकती है? ये एनपीके कहां से मिलेगा? अरे ये खाद कहां से मिलेगा? सारी बातें आपके दिमाग में। ये सवाल क्यों आ गए? क्योंकि भगवान में आपकी श्रद्धा नहीं है, इसलिए सवाल आ गए। अगर आप आध्यात्मिक होते तो ये सवाल मन में कभी नहीं आते, कभी ना आते। गोबर खाद का उपयोग भी पर्यावरण का कितना विध्वंस करता है, कल आपने सुना। एक तथ्य आपके दिमाग में जरूर आप स्थिर कर दीजिए, जो दावे किए जा रहे हैं कि गोबर का खाद उपयोग में लाइए, रासायनिक खाद उपयोग में लाइए, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट लाइए, पंचगव्य अग्निहोत्र लाइए, ये सारे पाखंड है। इससे विध्वंस होता है पर्यावरण का, ईश्वर के सृष्टि का विध्वंस होता है, हरित गृह वायु का उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, ह्यूमस निर्मित को रोका जाता है। सवाल पैदा होगा, कहां से मिलेंगे? ये नहीं डालना तो कहां से मिलेंगे? उसी ओर हम जा रहे हैं, उसी ओर जा रहे हैं। अभी मैंने कहा शरीर कितने भूतों से बनता है? पंच महाभूतों से बनता है। अगर आपको मैं पूछूं कि मैं कौन हूं, आप कहेंगे सुभाष पालेकर है। कौन सुभाष पालेकर? ये बोलने वाला कि ये शरीर? कौन सुभाष पालेकर? बोलने वाला, शरीर नहीं है। शरीर तो वो महाभूत है, पंचमहाभूत है। उसको मृत्यु अवश्य है, विनाश है, वो तो खत्म होने वाला है। ये मेरे बाल, ये मेरा माथा, ये मेरी आंखें, ये मेरा नाक, ये मेरा मुंह, ये मेरा गला, ये मेरी छाती, ये मेरा पेट, ये मेरे हाथ, ये मेरे पांव, ये शरीर मेरा, ये शरीर मेरा, ये शरीर मेरा। इसका मतलब है मैं अलग हूं और मेरा कहने वाला अलग है, शरीर अलग है ना? शरीर अलग है और मैं मेरा कहने वाला। जो अंदर से बोल रहा है ये मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर, वो शरीर नहीं है, शरीर अलग है और बोलने वाला अलग है। और हमारा दर्शन कहता है कि इसको क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। अगर ये शरीर पंचमहाभूत है, ये अमर नहीं है, मर्त्य है, विनाशी है, अविनाशी नहीं है, तो शरीर को नष्ट करने से विचार समाप्त होते हैं क्या? आत्मा को छेदा जा सकता है बंदूक से, तलवार से? नहीं, ये गलत है। इसका मतलब है आध्यात्म कहीं तो भी डुल रहा है, हिल रहा है, अपने जगह से सटकर बाहर जा रहा है।
विचार तलवार से नष्ट नहीं होते, इतिहास गवाह है। विचार बंदूक से नष्ट नहीं होते, विचार गवाह है। अगर विचारों से लड़ना है तो तलवार काम की नहीं है, बंदूक काम की नहीं। विचारों को विचारों से लड़ना चाहिए। कैसे? विचारों को विचार से लड़ना चाहिए। साथियों, ये अंदर का बोलने वाला अलग है और ये शरीर अलग है। हम उसको आत्मा कहते हैं। ये मानव का हो गया, जो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, किसी को दिखा नहीं सकते, ये आत्मा है, लीजिए। लेकिन हर क्षण महसूस करते हैं, हर क्षण महसूस करते हैं कि अंदर मेरी आत्मा है, अंतरात्मा है। कल मैंने बताया था, भगवान के दो रूप होते हैं। एक है निर्गुण निराकार, जो हम मंदिरों में ढूंढते हैं, पूजा पाठ से उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरा रूप है सगुण साकार, प्रकृति के रूप में खड़ा है। पहले प्रकृति आई, बाद में मानव आए। साथियों, ये मानव का आत्मा है, तो वनस्पति का आत्मा कौन सा होगा? पेड़ पौधों का आत्मा कौन सा होगा? जो विनाशी नहीं है, अविनाशी है, जो मरते नहीं है, अमर है। वो है बीज। क्या है? बीज। बीज को मृत्यु नहीं है, बीज अमर है। देखिए, बीज पको होने के बाद पहले बीज गिरेंगे, अपने आप फली फूट जाएगी, फल टूट जाएंगे, और बीज को ढकने के लिए क्या गिरेंगे? बाद में पत्ते गिरेंगे। प्रकृति की अवस्था। पत्ते गिरेंगे, बारिश में विघटित हो जाएंगे। धूप काले में थप्पी दिखाई दे रही, और बारिश के बाद अक्टूबर में जाओगे तो वहां कुछ नहीं दिखाई देगा। यानी वो क्या हो गए? खत्म हो गए। शरीर गिर गया, नष्ट हो गया, डिकम्पोज हो गया, विघटित हो गया, खत्म हो गया। यानी पत्ते गिर गए, विघटित हो गए, नष्ट हो गए, विनाश हो गया उसका। शरीर गिर गया, नष्ट हो गया, विनाश हो गया, लेकिन बीज नहीं मरा। बीज नहीं मरा। बीज जैसी पानी मिलता है, नमी मिलती है, क्या हो गया? दोबारा अंकुरित हुआ, दोबारा अंकुरित हुआ। दो ही सिद्धांत है, क्रम विकास और क्रम संकोच। क्रम विकास और क्रम संकोच। जब फूल में बीज पैदा हुआ, सारा वृक्ष उस बीज में समाया गया। क्रम संकोच, क्रम संकोच। जब बीज नीचे गिरा, अंकुरित हुआ, वो बीज अंकुर में घुस गया। काय में घुस गया? अंकुर में घुस गया। अंकुर की वृद्धि हो रही है, पेड़ पौधा बन गया, वो पेड़ में दौड़ रहा है। ये बीज आत्मा रूपी पेड़ में दौड़ रहा है। जब फूल लगे तो काय में गया? फूल में गया, और फूल में से बाहर निकला, फूल में नीचे गिर गया। अगर मृत्यु होती तो बीज को अंकुरित नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, लेकिन अंकुरित हो रहा है। इसका मतलब है जन्म है और मृत्यु भी है। वास्तव में दोनों नहीं है, वास्तव में दोनों नहीं है। ये बीज जब जन्म लेता है तो फूल में से बाहर गिरता है, फली में से, वो जन्म है। और जब जड़ों के माध्यम से शरीर में जाता है तो क्या है? मृत्यु है। वास्तव में जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं, वो अमर है। बीज कभी मरते नहीं। करोड़ों सालों से बीज अंकुरित होते आ रहे हैं, फूलों में जाते रहे, फूलों से गिरते रहे हैं, और बाद में शरीर में जाते हुए, लेकिन केवल शरीर बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, बीज नहीं बदल रहा। नीम के बीज में से आम का पौधा निकलता है क्या? निकलता है? नहीं। काय का निकलता है? नीम का ही निकलता है। इसका मतलब है सारा पौधा कहां था?
विष के अंदर था, विष के अंदर था, बाहर नहीं था। क्रम संकोच, क्रम विकास, क्रम संकोच। अगर ये देशी बीज इतना अमर है, उसकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? कि लानत है इस देश के कृषि वैज्ञानिकों कि जो अमाप भंडार था देशी बीजों का दुनिया में, भारत कृषि विज्ञान के नाम पर विध्वंस कर दिया है हमारे देशी बीजों का। धान की 3 लाख किस्में थी हमारे पास, अद्भुत किस्में थी, खत्म कर दी इन लोगों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने खत्म कर दी। और वो संकर बीज लाया विनाशकारी, अब ला रहे जन्नुक अभियांत्रिकी रूपांतरित बीटी, वो भी ज्यादा विनाशकारी। ये पाप भुगतना पड़ेगा, ख्याल में भुगतना पड़ेगा। देशी बीज को बचाना, देशी गाय को बचाना, ये केवल हमारा दायित्व नहीं है, सरकार का भी दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। क्योंकि लोकसभा ने पारित किया हुआ वो बिल है, बायोडायवर्सिटी प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2002, जैव विविधता संवर्धन कायदा 2002 सरकार को कहता है कि ईच एंड एवरी गवर्नमेंट इज लीगली कमिटेड टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट all local varieties of the crops, all local varieties, breeds of the deshi cow, and all local languages, folk languages. सरकार का संवैधानिक दायित्व है, वो कानून बताता है कि देशी बीज की जितनी भी किस्में हैं उसको बचाना है, संवर्धन करना है, उसकी वृद्धि करना है। देशी गाय की जितनी भी स्थानिक किस्में ब्रीड है, नस्ल है, उसको भी सुरक्षित रखना है। और हमारे देश की जो अलग अलग बोली भाषा है ना, हिंदी पट्टे में कोई हिंदी में नहीं बोलता, घर में क्या बोलता है, अपनी बोली भाषा में बोलेगा, अवधी में बोलेगा, मैथिली में बोलेगा, भोजपुरी में बोलेगा, पहाड़ी में बोलेगा, खड़ी बोली में बोलेगा ना, अपने घर में वही बोलता है। वो लुप्त तो होती जा रही है। ये मेघालय का आक्रमण अभी तक क्यों खड़ा है, उसको भगाने के लिए क्या हो रहा है? इसका मतलब है देशी बीज बचाने का काम केवल हमारा नहीं है, सरकार का भी है। ये किसी ने तो भी सरकार को याद देना चाहिए कि इट इज अ लीगल कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द लोकल सीड्स एंड लोकल बीड्स एंड लोकल लैंग्वेजेस। साथियों, पंच महाभूत, पृथ्वी माने भूमि, भूमाता, आप माने पानी, जल, तेज माने सौर शक्ति, सूर्य ऊर्जा, वायु माने हवा, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन लिया जाता है, और आकाश तत्व, आकाश महाभूत म्हणजे वैश्विक ऊर्जा, ब्रह्मांड ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, जो 27 नक्षत्र से हमारी तरफ आ रही है, पौधे पकड़ रहे हैं, हमारी स्वाद में आ रही है वो ऊर्जा, हमारी क्वालिटी में आ रही है, उसके सुगंध में आ रही है, उसके पोषण तत्वों में आ रही है। पंचमहाभूत, इसका मतलब है एक तथ्य को आपको मानना पड़ेगा कि हर पौधा कितने तत्वों से बनता है, महाभूतों से बनता है, 5 महाभूतों से। ये पंच महाभूत कितने भूतों से बनते हैं? ये महाभूत है, ये 5 महाभूत है, भूतों का समुदाय है। ये पंच महाभूत 108 भूतों से बनते हैं। कितना? 108। भूत माने तत्व, भूत माने कितने तत्व, एलिमेंट्स। इसमें से 108 में से कुछ तत्व अभी तक विज्ञान को प्राप्त नहीं हुए, ढूंढ रहे हैं कौन से तत्व है, बहुत कुछ प्राप्त कर सके।
108 तत्व। 108 क्यों? इसका कारण है, और इसका अभ्यास आपको आश्चर्य होगा, भारत में हुआ था, यूरोप में नहीं हुआ, भारत में हुआ, प्राचीन काल में हुआ। हमारे साधु पुरुष गले में माला डालते हैं, तुलसी की माला डालते हैं ना। कितने मणि होते हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि देह कितने तत्वों का बनना है? 108 तत्वों का। 108 तत्व पूरा विज्ञान है, पूरा विज्ञान है, ख्याल में, पूरा विज्ञान। ये 27 नक्षत्र, ब्रह्मांड को खगोल विज्ञान ने 27 नक्षत्रों में बांट दिया, और एक नक्षत्र के 4 चरण, हर नक्षत्र के हर चरण की वर्षा अलग है, बुंदों की गति अलग है, मेघों की रचना अलग है, बिल्कुल अलग है। और उन 27 नक्षत्रों का जो किरणें आ रही हैं, 27 नक्षत्रों की हमारे फसल के वृद्धि पर बहुत ही बड़ा असर करती है। इट इज प्रूव्ड साइंटिफिकली। एक नक्षत्र के कितने चरण? 4। कुल 27 नक्षत्र मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने होते हैं? 108। 108। भारतीय दर्शन 100% विज्ञान है। कुछ अज्ञान उसमें घुला है, उस निकलना पड़ेगा, कुछ अज्ञान जो घुला है वो निकलना पड़ेगा। 108 तत्वों को 4 गुटों में बांट दिया गया है। क्या किया? ये जो 108 तत्व है 4 गुटों में बांट दिया। पहला गुट लिखिए, हर सजीव का शरीर, सजीव माने जीवधारी, राइट, चाहे मानव हो, प्राणी हो, पंछी हो, जीवाणु, जंतु हो, हर सजीव का शरीर पृथ्वी माने भूमाता, आप माने जल पानी, तेज माने सौर ऊर्जा, वायु माने हवा, और आकाश महाभूत माने ब्रह्मांड ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक ऊर्जा। इन 5 महाभूतों से बना है। हर सजीव का शरीर कितने महाभूत से? इन 5 महाभूतों से बना है, जो मैंने बताया ना, उनसे बना है। ये पंचमहाभूत 108 तत्वों से गठित हुए हैं। उनके कार्य पद्धति के अनुसार इन 108 तत्वों को 4 गुटों में बांटा गया है। पहले गुट में है 3 तत्व, कार्बन, उदजन और प्राणवायु। उदजन उसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, और इंग्लिश में उदजन बोलते हैं। और प्राणवायु तो आपको मालूम है, क्या बोलते हैं प्राणवायु को हिंदी में? ऑक्सीजन बोलते हैं, बराबर है। कार्बन, उदजन, प्राणवायु। दूसरे गुट में है आपका एनपीके, नापीके, नाइट्रोजन, नत्र वायु, स्फुरद और पालाश। नत्र वायु को नाइट्रोजन कहते हैं हिंदी में, स्फुरद को फॉस्फेट कहते हैं, और पालाश को क्या कहते हैं? पोटैश कहते हैं। तीसरे गुट में है कैल्शियम, चूना, मैग्नीशियम, मग्न और सल्फर, गंधक। यानी 108 में से कितने हमें 3 में बांट दिए गए? 9, है ना। बाकी के 99 चौथे गुट में डाल दिए। उसको आप कहते हैं हिंदी में माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म खाद्य तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि ये कार्बन कहां से मिलता है। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ईश्वर की खुद की स्वयं विकासी, स्वयं पोषी, स्वावलंबी व्यवस्था है,
जिनके माध्यम से सारे 108 भूत प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों को, किस तरह होते हैं, ये कार्बन कहाँ से लिया जाता है, उदयन कहाँ से लिया जाता है, प्राणु कहाँ से लिया जाता है, ये एनपी कहाँ से मिलते हैं, इसका भी हमें जांच लेना पड़ेगा। देखिए, किसी भी पेड़ पौधे का हरा पत्ता दिन में केवल खाना पकाने का काम करता है। पत्तों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें कुछ हरे रंग के द्रव्य होते हैं जिसको हरित द्रव्य कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हरित द्रव्य, है ना। इस हरित द्रव्य में सूरज की ऊर्जा संग्रहित करने वाले कुछ सौर ऊर्जा संग्राहक घट होते हैं जिसमें ऊर्जा संग्रहित होती है, इसमें सूरज की ऊर्जा संग्रहित होती है, जिनको अंग्रेजी में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी कहते हैं। हरे पत्ते खाना पकाने का जो काम करते हैं उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण माने कुछ तो भी घटना, जमाव, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अथवा कर्बग्रहण क्रिया कहते हैं। कर्बग्रहण क्रिया, हाँ, कर्बग्रहण अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस और कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस। एक वर्ग फुट हरे पत्ते पर, वर्ग फुट ही कहते हैं ना, का स्क्वायर फुट कहते हैं, हाँ, हिंदी में स्क्वायर फुट कहते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, एक वर्ग फीट पत्ता, अगर पत्तों को हमने एक दूसरे के पास ऐसा रख दिया है ना, तो 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा एक वर्ग फीट पत्ता एक दिन में 1250 किलो कैलोरी, 1250 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, उसको मिल रही है। 1250, 1250 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी दे आर जस्ट रिसीविंग। लेकिन ईश्वर ने पत्तों को उसमें से केवल 1% सौर ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता दी है। अर्थात 1 वर्ग फीट पत्ता एक दिन में सूरज के रोशनी में से 12.5 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा संग्रहित करता है। The leaves are consuming 12.5 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी पर स्क्वायर फीट लीफ सरफेस एरिया इन 1 डे। एक दिन में कितना संग्रहित करता है? 12.5 किलो कैलोरी। कहां संग्रहित करता है, कहां रखता है? वो सौर ऊर्जा संग्राहक घट में रखता है ना, हाँ, हरित द्रव्य में जो सौर संग्राहक घट है उसमें रखता है। उसी समय हरे पत्ते हवा में से कार्बाम्ल वायु स्वीकार करते हैं। कार्बाम्ल वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, कर्बद्विप्राणिद प्राणिद वायु। अब आपके भाषा में मुझे मालूम नहीं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? क्या कहते हैं? रवि जी क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? नहीं, हिंदी में आफत है, आफत है। लिखिए कार्बाम्ल वायु, लिखिए, मैं शब्द दे रहा हूं आपको। कार्बाम्ल, कार्बाम्ल वायु हमारे शब्द होने चाहिए। नहीं, ये होना ही चाहिए, ऐसा कैसे हो नहीं सकता, होना चाहिए। कार्बाम्ल, हाँ,
कर्ब आमल आमल नहीं आम्ल, म को ल लगा दीजिए। कर्बाम्ल वायु लेते हैं। पत्तों पर सूक्ष्म छेद होते हैं, पत्तों पर सूक्ष्म छेद होते हैं जिसको पर्णछेद कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और उन छेदों को सुरक्षा कोशिकाओं के माध्यम से घेरा जाता है, गार्ड सेल्स के माध्यम से घेरा जाता है। जैसा ये छेद है ना, और छेद के चारों ओर कौन घेरता है उसको? सुरक्षा कोशिकाएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गार्ड सेल्स। यह है गार्ड सेल, सुरक्षा कोशिकाएं। यह है पर्णछेद, स्टोमेटा। ये कोशिकाएं छेदों को नियंत्रित करती हैं। ये कोशिकाएं छेदों को नियंत्रित करती है, कंट्रोल नियंत्रित करती है। उसको खोलती है, बंद करती है। क्या करती है? उसको खोलती है, बंद करती है। खिड़कियों को क्या करती है? खोलती है और बंद करती है। ये नियंत्रण करती है। हवा से लिए हुए कर्बाम्ल वायु को, कर्बाम्ल वायु के रेणु को, मॉलिक्यूल को संग्रहित सौर ऊर्जा विघटित करती है, उसको तोड़ती है। जो हमें ऊर्जा संग्रहित की है ना पत्तों में, वो क्या करती है? कर्बाम्ल वायु के रेणु को क्या करती है? तोड़ती है। कर्बाम्ल वायु को क्या करती है? विच्छेदन करती है। इससे कर्ब अलग होता है, प्राणवायु अलग होता है। इससे कर्ब अलग होता है, प्राणवायु अलग होता है। प्राणवायु माने हाँ ऑक्सीजन, हिंदी में ऑक्सीजन। प्राणवायु अलग होता है। ये प्राणवायु पौधे हमारे लिए हवा में छोड़ते हैं, प्राणवायु श्वसन के लिए, मानवीय श्वसन के लिए हवा में छोड़ते हैं। क्या क्या पत्तों ने क्या लिया हवा में से? कर्बाम्ल वायु लिया है ना। फिर ये ऊर्जा ने क्या, उसका क्या किया? विच्छेदन किया। कर्ब अलग हुआ और प्राणवायु अलग हुआ। प्राणवायु कहाँ छोड़ दिया? हवा में छोड़ दिया। लिखिए, जड़ें भूमि से पानी लेती हैं, वो बाष्प के रूप में लेती हैं, पानी के रूप में नहीं। ये कुछ वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं कि पानी चाहिए जड़ों को, पानी पीते हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं अभी तक। वास्तव में पानी नहीं चाहिए, बाष्प के रूप में वाष्प चाहिए। बाष्प लेती हैं। ये बाष्प पानी उस कार्बन से जुड़ जाता है। पत्तों में ये बाष्प और कार्बन, इनका मिलन होता है। उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक अनुबंध होता है दोनों में, और उसके कच्ची शर्करा बनती है। क्या बनती है? कच्ची शर्करा। शर्करा को क्या कहते हैं आप? शुगर कहते हैं ना। हाँ, जिसको कर्बोदक कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हाँ, कच्ची शर्करा, कच्ची चीनी बोलिए ना आप, चलेगा। यहां तक समझ में आ गया? पत्तों ने क्या निर्माण किया? अभी कच्ची शर्करा निर्माण किया। लिखिए, 1 वर्ग फुट हरा पत्ता एक दिन में 4.5 ग्राम कच्ची शर्करा बनाता है। कितनी ग्राम तैयार की 1 वर्ग फीट पत्ता ने? 4.5 ग्राम। उसमें से कुछ शर्करा अपने खुद के श्वसन के लिए खर्च करता है। श्वसन मालूम है ना? सांस लेने के लिए खर्च करता है।
कुछ जड़ों के माध्यम से जीवाणु को खिलाया जाता है। कुछ शर्करा दूसरे दिन के पौधे की वृद्धि के लिए, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, इट इज रिजर्व्ड, आरक्षित की जाती हैं। ठीक है ना। कुछ शर्करा जड़ों के विकास के लिए आरक्षित की जाती हैं, जड़ों का विकास। कुछ शर्करा दानों में, फलों में स्वाद, सुगंध, पोषण मूल्य, भंडारण क्षमता और प्रतिरोध शक्ति, इनके लिए आरक्षित की जाती है। बाकी बची हुई शर्करा फलों के विकास के लिए, दाने के विकास के लिए, गन्ने के विकास के लिए या सब्जियों के विकास के लिए पौधों के तना में आरक्षित की जाती है। इस विधि से एक वर्ग फीट हरा पत्ता हमें एक दिन में कितना ऊपर देता है? 1.5 ग्राम दाने के ऊपर देता है। 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम दाने के ऊपर देता है, अथवा 2.25 ग्राम फलों की उपज अथवा गन्ने की उपज के लिए मिलती है, रूप में मिलती है। 2.25 ग्राम कितना मिलता है? टनेज काय का? फलों का अथवा गन्ने का, नहीं तो सब्जियों का मिलता है। देखिए कितना अंतर संबंध है हर बात का। ऑल दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड कोरिलेटेड टू ईच अदर। अब आपके समझ में आया? लिखिए, इसका मतलब है, अब हम बिंदु पर पहुंचेंगे। इसका मतलब है जितने ज्यादा पत्तों पर सूरज की ऊर्जा मिलेगी, संग्रहित होगी, उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा? हाँ, उत्पादन मिलेगा, पैदावार मिलेगी। राइट। इसका मतलब है जितने ज्यादा पत्तों पर सूरज की रोशनी गिरेगी, उतनी ही ज्यादा पैदावार हमें मिलेगी। अगर हमें प्रति एकड़ 200 टन गन्ने की उपज चाहिए, अथवा प्रति एकड़ 120 क्विंटल धान गेहूं की उपज चाहिए या अनाज की उपज चाहिए, या प्रति एकड़ 40 टन फलों की उपज चाहिए, हमारा टारगेट क्या है? अभी 0 बजे खेती का टारगेट मैं बता रहा हूं चाहिए। तब 1 एकड़ में खड़ी फसल के शरीर में 1 साल में, यानी उसकी पूरी आयु में, वो 4 महीने का है तो 4 महीने में, 6 महीने का है तो 6 महीने में, 1 साल का है तो 1 साल में, प्रति एकड़ 160 करोड़ किलो कैलोरी सौर ऊर्जा संग्रहित होनी चाहिए खड़ी फसल के शरीर में। कितना होना चाहिए? 160 करोड़ किलो कैलोरी। साथ में भूमि के अंदर लगभग 2.5% जैविक कार्बन संग्रहित होना चाहिए। साथ में भूमि में कार्बन नाइट्रोजन का आपस का अनुपात 10 को 1 चाहिए। 10 को 1, 10:1, जिसको कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कहते हैं, 10:1 चाहिए, 10 को 1 चाहिए। कितना प्रतिशत कार्बन चाहिए हमारी भूमि में? 2.5%। आप कितना है दवे जी, मालूम है आपको? 0.02 इन एंटायर इंडिया। कितना कार्बन हमने नष्ट कर दिया है भूमि का। कारण ये रासायनिक कृषि और जैविक कृषि दोनों खतरनाक पद्धति है। साथियों, इसका मतलब है कि
पत्तों ने क्या क्या लिया हवा से? क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, है ना? हाँ। हवा ने बिल भेजा? नहीं भेजा, नहीं भेजा, मुफ्त में मिला। सूरज ने रोशनी दी, सौर ऊर्जा दी आपको, बिल भेजा? नहीं भेजा, नहीं भेजा। मेघों ने पानी दिया, मानसून ने कहां से लाया? हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से। कितना लाया? 700 क्यूबिक माइल, 700 घना माइल पानी उठाया बाष्प के रूप में। बादल बने, मानसून के बादल जब आपके उत्तराखंड में आए और बारिश हुई तब कोई आपको पानी? जिस साल बारिश नहीं आई पानी नहीं मिला। कुएं में पानी नहीं, तालाब में पानी नहीं, डैम में पानी नहीं, बांध में पानी नहीं, किसान के आंखों में पानी। इसका मतलब पानी किसने दिया? मानसून ने दिया, बिल भेजा। यानी ये तीनों महाभूत हमने मुफ्त में मिले, हमें देने की आवश्यकता नहीं है, कतई नहीं है। हमें कोई उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप प्रकृति के माध्यम से मिलने वाले, भगवान अपने आप देने वाला है, तो उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता। देखिए ये तीन महाभूत, ये तीन भूत यानी कार्बन, हाइड्रोजन और प्राणवायु ईश्वर की व्यवस्था के माध्यम से हमें मुफ्त में मिलते हैं, न मांगे मिलते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमें वो डालना नहीं पड़ेगा, हमें उपलब्ध करना नहीं है। दिमाग में से विचार निकाल दीजिए। अब लिखिए, पूरे शरीर का 98.5% शरीर, कल हमने बताया आपको, वैज्ञानिक प्रमाण आपके सामने रखा। पेड़ पौधे का 98.5% शरीर केवल इन तीनों तत्वों से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और प्राणवायु। ये वैज्ञानिक सत्य है जो हम देते नहीं है, तो ऊपर से डालने की बात ही कहाँ आती है? कृषि वैज्ञानिक अब तक इन लोगों ने मूर्ख बनाया, देश को गुमराह किया कि ऊपर से डालना पड़ता है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये सारे अपने आप मिल रहे हैं। दिमाग में इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। यहां तक ठीक है? समझ में आया? अब दूसरा गुट लिखिए, NPK, ना पीके, नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटैश। अब आप कहेंगे भाई ये नाइट्रोजन कहां से मिलता है? लिखिए, जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करे, नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है नाइट्रोजन मिल गया। लिखिए, इसका मतलब है नाइट्रोजन मिल गया। जंगल के पौधों को नाइट्रोजन मिल गया, हमने नहीं दिया। दिया आप देते हैं क्या? नहीं दिया, हमने नहीं दिया। इसका मतलब है प्रकृति ने दिया। किसने दिया? ईश्वर ने दिया। ईश्वर की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से नाइट्रोजन मिल जाता है। कौन सी व्यवस्था है? लिखिए, हवा में 78.6% नाइट्रोजन होता है। यानी हवा नत्र वायु का महासागर है। यानी हवा नाइट्रोजन का क्या है? महासागर। इट इज ओशियन ऑफ द नाइट्रोजन। हवा से कोई पत्ता ठेठ नाइट्रोजन नहीं ले सकता। लिखिए, इसका मतलब है पत्तों ने हवा से लिया क्या? नहीं लिया, ले नहीं सकता। हमने नहीं दिया। लिखिए, हमने नहीं दिया। मानव नहीं देता जंगल में, हमने नहीं दिया, लेकिन मिल गया। लेकिन मिल गया इसका मतलब है कोई तो भी और है। मानव के बिना, पत्तों के बिना कोई तो भी और है मध्यस्थ, जिसने हवा से नाइट्रोजन लिया और जड़ों को दे दिया। देखिए, उसका नाम है, एक जीवाणु है जो एक काम करता है। ईश्वर ने ये ठेका एक जीवाणु को दिया है।
जिसका नाम है नत्र स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नत्र स्थिरीकरण जीवाणु अगर हम हिंदी में भाषांतर करेंगे, ये बहुत लंबा होता है, तो मैंने एक संक्षिप्त नाम दिया है नत्राणु, जो हम सहजता से बोल सकते हैं, नत्राणु। हाँ, उसका अंग्रेजी नाम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लंबा नाम है। उसका हिंदी में अनुवाद नत्र स्थिरीकरण जीवाणु, वो भी लंबा है, कहने में दिक्कत आती है, तो इसका संक्षिप्त क्या दिया मैंने नाम? नत्राणु। बस नत्राणु, यही रूढ़ होना चाहिए, यही बोलना चाहिए, नत्राणु। लिखिए, नत्राणु दो प्रकार के होते हैं। एक है सहजीवी नत्राणु, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सहजीवी नत्राणु। दूसरा है असहजीवी नत्राणु, नॉन सिम्बायोटिक। ये शब्द भी आपको याद रखना है, सहजीवी असहजीवी, सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक। सहजीवी लिखिए, एक कीटाणु है जिसका नाम है राइजोबियम, ये सहजीवी है। दूसरा एक फफूंद है, फंगस है, जिसका नाम है माइकोराइजा। ये दो तरह के होते हैं, इंडो और एक्टोमाइकोराइजा। माइकोराइजा, जिसको मैंने नाम दिया है अन्नपूर्णा फफूंद, अन्नपूर्णा, साक्षात अन्नपूर्णा है। और एक शैवाल है, शैवाल को क्या कहते हैं आप? हाँ, काई, काई, काई। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, हाँ नील हरित, ब्लू ग्रीन अलगी, हिंदी में ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। नील हरित शैवाल, काई, आप काई बोलेंगे, हाँ काई, नील हरित काई। यह सहजीवी नत्राणु हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, जड़ों की जितनी मांग है उतना ही लेते हैं, अनावश्यक संग्रह नहीं, अस्थिर परिग्रह। ये नत्राणु, सहजीवी नत्राणु हवा से नाइट्रोजन लेता है, उतना ही लेता है जितनी मांग किसने की? जड़ों ने की, और जड़ों के हाथ में देता है। जड़ मुफ्त में नहीं लेती। देखिए, ये दो पाव का मानो छोड़कर कोई मुफ्त में नहीं खाता, जड़ मुफ्त में नहीं लेती। उसके बदले में जड़े जीवाणु को ऊर्जा प्राप्ति के लिए शर्करा खिलाती है, चीनी खिलाती है। देखो कैसा अद्भुत सहजीवन है ना, सहजीवन है, झगड़ा नहीं है। झगड़ा मानव में है, बाकी कहीं झगड़ा नहीं है। क्या देती है जड़ें? क्या देती है उसको? हवा से नाइट्रोजन देती है, उसके बदले में जड़ें उसको क्या देती है ना। इसलिए इसलिए सहजीवी नत्राणु कहते हैं, इसलिए इसको सहजीवी नत्र स्थिरीकरण कहते हैं। क्या किया? जीवाणु ने हवा से नाइट्रोजन ले लिया। पत्ते क्या करते हैं? पत्ते जड़ों को फोन करते हैं। पत्ते क्या करते हैं? जड़ों को मोबाइल पर कांटेक्ट करते हैं कि भाई ये मैंने कच्ची शर्करा तैयार की है, अब इसके प्रोटीन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। इसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो ये अमीनो एसिड बनाने के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए मुझे आप एक ट्रक भेज दीजिए। फिर वो जड़ किसको संदेश देती है? जीवाणु को, कि भाई कहाँ है, मुझे इतना नाइट्रोजन चाहिए, मुझे दीजिए। तो हवा से नाइट्रोजन लेता है, उसके हाथ में दे देता है, उसके बदले में उसको क्या खिलाता है? शर्करा खिलाता है ना। समझ में आ रहा है? ये जीवाणु
जिनको फलियां लगती हैं, जिसके जड़ों पर गांठें होती हैं और जिसके बीच द्विदल होते हैं, दबाने से दो दलों में विभाजित होते हैं, जिसके बीच द्विदल होते हैं यानी दो दलों में विभाजित होते हैं अगर दबाते हैं तो, ऐसे लेग्यूमिनोसी परिवार के, ये उसकी परिवार है, माने दाल वर्गीय फसलों के जड़ों पर, दाल वर्गीय मुझे कौन कौन से है? मूंग है, उड़द है, लोबिया है, अरहर है, चना है ना, मसूर है, मूंगफली है ना, सहजन है, इनके जड़ों पर जो गांठ होती है उसमें निवास करते हैं, उन गांठों में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं ये? हाँ, इसका मतलब है दलहन है तो ये काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे, है ना। इसका मतलब है इनको काम में लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? दलहन लगाना पड़ेगा। हाँ, लिखिए, इसका मतलब है इनको अगर हवा से नाइट्रोजन लेने का कार्य देना है तो दलहन की फसल लेना पड़ेगा। समझ में आया आपको? है ना। इसका मतलब है कि हवा में कितना नाइट्रोजन है? 78.6%, नहीं का 68.6%। हवा महासागर है, लेकिन कोई पौधे का पत्ता हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, है ना। मानो हम जंगल में देते नहीं। इसका मतलब है कोई तो भी है जिसने लिया। कौन है? जीवाणु है। जीवाणु कितने प्रकार है? दो, एक सहजीवी और सहजीवी। सहजीवी जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेता है और जड़ों को देता है, उसके बदले में क्या देता है? शक्कर देता है। यहां समझ में आया? अब लिखिए, ये सहजीवी जीवाणु प्रयोगशाला में निर्माण नहीं कर सकते, कारखाने में पैदा नहीं कर सकते। प्रयोगशाला में केवल कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होते हैं, निर्मित नहीं होती। लेबोरेटरी में क्या होता है? प्रयोगशाला में एक कोशिका की दो कोशिका बनती है ना, कोशिका का विभाजन होता है, निर्मित नहीं होती। क्यों नहीं निर्मित होती? इसका कारण है, इसका कारण है, लिखिए मत। ईश्वर ने हमें निर्मित क्षमता नहीं दी। मानव कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता। ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए क्रिएटर। द गॉड हैज नॉट गिवन द क्रिएशन पावर टू द ह्यूमन बीइंग एट ऑल। विज्ञान इतना ऊपर गया, मंगल पर गया, अनेक ग्रहों पर गया, शायद हो सकता है ब्लैक होल से दूसरे ब्रह्मांड में जाएगा, हो सकता है। लेकिन कितना भी विज्ञान आगे विकसित हो, गेहूं का दाना कारखाने में पैदा नहीं कर सकता, ज्वार का दाना कारखाने में पैदा नहीं कर सकता, चावल का दाना कारखाने में पैदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि निर्मित क्षमता ईश्वर ने हमें नहीं। जब प्रकृति एक दाना गेहूं का डालते है तो 250 दाने देती है। कितने देती है? 250 दाने। एक अरहर का दाना डालते है तो 5000 दाने देती है। यानी यह सृजन है, या निर्मित है, ईश्वर की ये एक व्यवस्था है। जो हमारी व्यवस्था है उद्योगों में, हम 100 किलो का 101 किलो नहीं बना सकते। अगर 100 किलो कच्चा माल अपनी मशीन में डाल दिया, निकलने वाली वस्तु 100 किलो की नहीं होती। कितनी किलो की होती है? 95 किलो, 98 किलो की, यानी घट है। अरे क्या निर्माण करोगे आप? मुझ पर दावा करके विकास की बात करते हो, ऐसा नहीं होता। यह हमारी क्षमता नहीं है। ईश्वर का सहयोग लेना ही पड़ेगा, प्रकृति का सहयोग लेना ही पड़ेगा। उसको विध्वंस करके नहीं, उसका सृजन करके लेना पड़ेगा। लेकिन एक कारखाना है जिसमें इन जीवाणुओं की निर्मित होती है, वो है देशी गाय की आंत, इंटेस्टाइन ऑफ द लोकल काउ। देशी गाय की आंत, आंत ही बोलते ना, आंत। आंत में से गोबर बाहर निकला कि गोबर में गए? आंत में से बाहर निकला कि गोबर में गए जीवाणु? गोबर का हमने क्या बनाया?
जीवामृत घन जीवामृत बनाया तो उसका उनकी संख्या अमर्यादित बढ़ गई। और जो घन जीवामृत भूमि में डाल दिया कि भूमि में गए, हवा से नाइट्रोजन लिया, जड़ों को दे दिया। यूरिया डालने की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये नहीं बताया कुछ वैज्ञानिकों ने, यूरिया की बात कही क्यों? हिंदुस्तान का पैसा विदेश भेजने के लिए। गुमराह किया, अभी तक गुमराह किया कुछ वैज्ञानिकों। साथ दिमाग में से यूरिया निकाल दीजिए, दिमाग में से रासायनिक खाद निकाल दीजिए, दिमाग में से सारे खाद निकाल दीजिए, गोबर का खाद निकाल दीजिए। महापाप है गोबर का खाद उपयोग में लाना, पर्यावरण की बिगाड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। क्योंकि किसकी ही आवश्यकता, यूरिया चला गया दिमाग में से, चला गया। हाँ, कुछ लोग होंगे जिसके दिमाग में से नहीं जाएगा क्योंकि उसका दुकान है बेचने का, उसके दिमाग में से कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन एक बात बताता हूं, एक वाकया है चेन्नई का। चेन्नई में बहुत विशाल शिविर लगा था 8 दिन का। उसमें एक व्यापारी बैठा था, उसका डीलरशिप था, पूरे स्टेट लेवल डीलरशिप था। बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा, 100 करोड़ के ऊपर उसका टर्न ओवर था। वो उसकी जमीन भी थी 100 एकड़। जब वो 7 दिन बैठा, आखिरी दिन स्टेज पर आया, बोले सर कान हाथ को कान लगाया, कान को हाथ लगाया, आज तक मैंने महापाप किया, मैंने ये सारा जहर बेचा, ये मेरे अकाउंट में गया, मैं लोगों की आत्महत्या के लिए कारण हूं। अभी मैं शपथ लेता हूं ये धंधा अभी ताबड़तोड़ बंद करता हूं। त्वरित बंद कर दिया, त्वरित बंद कर दिया। मैंने कहा नुकसान मत कर, प्रक्रिया उद्योग में लगा दे, तो प्रोसेसिंग उसके प्लान डाले। ये सामर्थ्य है हिंदुस्तानी मानव में, संकल्प एक शक्ति है अंदर, लेकिन वो लुप्त हो गई है पाश्चात्य जीवन शैली के आक्रमण से, विचारधारा के आक्रमण से और शिक्षा के आक्रमण से। दोबारा हमें मैकेले को हटाना पड़ेगा, ये कृषि वैज्ञानिक जो कृषि विज्ञान आए उसको हटाना पड़ेगा। तो ये आप जरूर करेंगे। लिखिए, दूसरा लिखिए, असहजीवी जीवाणु, नत्राणु, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। असहजीवी जीवाणु, ये असहजीवी जीवाणु ग्रामीणी परिवार के, ग्रामीणी परिवार, हर पौधे का परिवार होता है, ग्रामीणी परिवार के तृणवर्गीय, तृणवर्गीय, गवत वर्गीय, घास वर्गीय एकदल, घास वर्गीय, बताता हूं बाद में, एकदल जिसके बीज टूटते नहीं, दबाने से वैसे रहते हैं, एकदल वनस्पतियों के जड़ों के पास बैठे होते हैं। ईश्वर ने क्या किया, सारी वनस्पतियों को 2 दलों में विभाजित किया, 2 भागों में। एक है एकदल, दूसरा है द्विदल। एकदल माने अगर वो बीज हमने 2 उंगलियों के बीच में लिया, दबाया, वो 2 दलों में विभाजित नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं, एकदल। एक दल माने धान, लिखिए, एक दल माने धान, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, नवनी, कोदो, कुटकी, नहीं मालूम, नहीं मालूम, कभी देखा नहीं, कभी देखा ही नहीं, लेना पड़ेगा। गेहूं में कुछ भी नहीं है, धान में कुछ नहीं है, चावल में कुछ भी नहीं है, सारा पोषण मूल्य इन छोटे अनाज में है, रागी में है, नवनी में है, कोदो में, कुटकी में है। अरे बलवान आदमी बनाता है, इसमें क्या रखा है? अरे बड़ी बड़ी कंपनियां इसका ही दूध में घोल बनाकर बेचती है, क्या बोलती है उसको, हाँ बहुत मीठा, वो क्या क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेन, आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। अच्छा कॉम्प्लेन बॉय कहां से आ गया? आठाने का 50 पैसे का, और बेचते हैं कितने, 100 रुपए में। ये आक्रमण हमें रोकना पड़ेगा। तो क्या लिखा, हाँ ये एक दल और कपास, अलसी, सूरजमुखी,
अरंडी, सरसों भी ले सकते हैं। और ये सरसों, ये अपना क्या बोलते हैं, तेल काय का बनता है? और तिल लिखिए, सीसम, तिल, कुसुम, कुसुम बोलते हैं, अलग होते हैं, जिसका तेल निकल जाता है। मूंगफली नहीं, द्विदल में आते हैं, मूंगफली द्विदल में आते हैं, सोयाबीन द्विदल में आते हैं। और क्या क्या आप खाने का तेल उपयोग में लाते हैं? हाँ, खुमानी का तेल, खुमानी का तेल भी उपयोग में लाते हैं ना खाने के लिए। मैंने देखा हिमाचल प्रदेश में आदिवासी बहुत खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट, बहुत औषधि है खुमानी का तेल, बहुत औषधि है। हाँ, खुमानी का, उसके बीजों का तेल निकालते। लिखे, हाँ, इनमें से लिखे, ये सारे इन सारे पौधों की जड़ों के पास असहजीवी जीवाणु होते हैं, असहजीवी नत्राणु होते हैं। इनका नाम लिखे, एसिटोबैक्टर, अंग्रेजी नाम है एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम। लिखने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। बाइजेरिंकिया, फ्रैंकिया, कुछ प्रकार के सुडोमोनास, सम स्पीसीज ऑफ द सुडोमोनास स्पीसीज, पॉलीमिक्सा, देयर आर 136 species of the microorganisms which are involved in this process। ये इसका नाम मत लिखिए, अपना दिमाग चला जाएगा, है ना। लिखिए, ये असहजीवी जीवाणु जैसे ही जड़ों के माध्यम से संदेश मिलता है, विविध वेवलेंथ के संदेश होते हैं, तरंग लंबाई के संदेश होते हैं, जो जड़ों के माध्यम से छोड़े जाते हैं। संदेश मिलते ही हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और जड़ों के हाथ में नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उसको मालूम है वो कुछ देने वाला नहीं है, जड़ें कुछ देने वाले नहीं है, तो उसके हाथ में देते, उसके सामने पटक देते हैं और बोलते हैं लेना है तो लेना है तो मर। क्या बोलते हैं? लेना है तो लेना है तो। ये आपके घर में भी कभी कभी होता है कि नहीं होता है? दिवाली के दिन आप बाजार में जाते हैं, घरवाली मीठा मीठा खिलाती है, लगता है कि बाहर से आएंगे तो साड़ी लाएंगे, लेकिन जब खाली हाथ आते हैं, देखते हैं साड़ी नहीं लाया, वो क्या करते हैं? खाना पटक देते हैं, बोलते हैं खाना है तो खा, नहीं तो क्या बोलते हैं? हाँ, इनको अनुभव है, इनको अनुभव है। शायद आपको भी अनुभव हो, क्योंकि पुलिस अफसर थे ना, घर में कुछ चलता नहीं, पुलिस अफसर का बाहर ही चलता है। इसलिए असहजीवी है, इसलिए क्या है? असहजीवी। देखिए, ये जीवाणु भी कारखाने में पैदा नहीं होते, ये जीवाणु भी कारखाने में पैदा नहीं होते, क्योंकि ईश्वर ने हमें निर्मित क्षमता नहीं दी है। ये तो खोखलापन है हमारा, बड़े बड़े दावे करते हैं। केवल एक ही कारखाना है जिसमें निर्मित होती है, वो देशी गाय की आंत। गोबर बाहर निकला कि गोबर में जाते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत बनाए कि उसमें अनेक गुना मात्रा में संख्या बढ़ती है, और जीवामृत घन जीवामृत डाला कि भूमि में जाते हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, जड़ों को उपयुक्त कराते हैं। देशी गाय के गोबर से जब हम जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं और भूमि में डालते हैं, तो ये जीवाणु भूमि में जाते हैं और जड़ों की जितना मांगा उतना उनको नत्र हवा से लेकर दे देते हैं। कितना सरल, सुलभ, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित व्यवस्था ईश्वर की, कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर। देखिए, ये दो जीवाणु एक साथ है तो काम करते, नहीं तो काम नहीं करते, अकेले नहीं करते। इसका मतलब है अगर इनको दोनों में काम में लगाना है तो ये कहाँ है? द्विदला के जड़ों के पास, दूसरा कहाँ है? एक दला के पास। इसका मतलब है इनको काम में लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक दला में द्विदल, द्विदला में एक दल, एक दला में द्विदल, द्विदला में एक दल, रोटी के साथ दाल, दाल के साथ रोटी, ये करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर इन दोनों को काम में लगाना है तो हमें एक दल मुख्य फसल में
द्विदल सह फसल लेनी होगी, और द्विदल मुख्य फसल में कौन सी लेनी होगी? एक दल सह फसल लेनी होगी। हाँ, हमें आप बताइए, यूरिया नहीं डालना है तो दो काम करना होगा। कौन कौन से? एक तो एक दल में द्विदल लेना पड़ेगा, द्विदल में एक दल लेना पड़ेगा, और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? जीवामृत, घन जीवामृत डालना पड़ेगा। बस हो गया, यूरिया बंद, यूरिया बंद, यूरिया बंद। हिंदुस्तान से भी यूरिया भगा सकते अगर इस विधि से खेती होती है। दिमाग में से यूरिया गया? किसके किसके दिमाग में से नहीं गया? कौन है? इनके दिमाग में से नहीं गया, इनका दुकान लगता है। हाँ, देखिए, धान के फसल में जब पानी भरा जाता है उस स्थिति में असहजीवी जीवाणु काम नहीं करते। ईश्वर ने ये काम एक फफूंद को दिया है। ये ठेका किसको दिया है? ईश्वर ने एक फफूंद को दिया है जिसका नाम है ग्लोमस फंगस। लगभग ये 10 प्रकार के फफूंद है ग्लोमस फंगस। ये भी जीवामृत में होती ही है, देसी गाय के हाथ में होती है, जीवामृत में होती है, ये भी जाते हैं। लेकिन जब देखिए, लेकिन जब बीज बुआई पद्धति से वर्षाधारित धान की खेती करते हैं तो धान के साथ दलहन की आंतर फसल लेना आवश्यक है। साथियों, देखा जीवामृत क्या करता है? चमत्कार करता है। लेकिन अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई किसान जीवामृत खेती नहीं करना चाहिए, जीवामृत का परिणाम नहीं मिलना चाहिए, ऐसे कुछ लोग हैं। तो उन्होंने किसानों को गुमराह करने का एक व्यवस्था की है, एक अभियान चलाया है। दिल्ली में एक पत्रकार है, कभी खेती देखी नहीं, मूंगफली के दाने भूमि में लगते हैं, ऊपर लगते मालूम नहीं, लेकिन कृषि वैज्ञानिक बताते खुद को, कृषि वैज्ञानिक बताते हैं। और एक स्टेटमेंट में उन्होंने बता दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि जीवामृत में तेल डालिए, जीवामृत में क्या डालिए? तेल डालिए। कितना खतरनाक षड्यंत्र है ये, इस आंदोलन को दबाने का। मुझे बताइए, जीवामृत के ऊपर तेल डालने से तेल क्या करेगा? ऊपर फैलेगा, तो अंदर हवा जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो जीवाणु जिंदा रहेंगे कि मरेंगे? मरेंगे। जीवामृत का असर होगा क्या? नशे नहीं होगा? नहीं होगा। तो फसल का उत्पादन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो लोग जीवामृत खेती नहीं करेंगे। ये एक षड्यंत्र चल रहा है। कोई तो भी शर्मा है जो कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, ये नहीं करना चाहिए, गलत है, गलत है। एक विदर्भ का दूसरा एक शर्मा है जो भी ये पाप कर रहा है, वो जीवामृत का झगड़न है, उसको बदल दिया है। 40 किलो 30 किलो गोबर ले वगैरह वगैरह वगैरह, रेशो बदल दिया। तो कर ही नहीं सकते, 30 किलो डालने तो आप डाल ही नहीं सकते। ये कुछ लोग हैं जो किसान अच्छे दिन आए इसलिए काम नहीं करते। किसान के अगर अच्छे दिन लाना है तो दवे जी केवल यही तरीका है, नहीं तो अच्छे दिन नहीं आएंगे। ठीक है, अब लिखिए फॉस्फेट। फॉस्फेट, जड़ों को फॉस्फेट सूरज की ऊर्जा संग्रहित करने वाले घट निर्मित के लिए आवश्यक होती है। फॉस्फेट के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। एक है एक कणा, एक कण के रूप में, सिंगल पार्टिकल,
जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं मोनोवैलेंट ऑर्थो कैल्शियम फॉस्फेट, मोनोवैलेंट ऑर्थो कैल्शियम फॉस्फेट। दूसरा होता है द्विकणा, दो कणों का जोड़। लिखिए दूसरा कौन सा होता है? द्विकणा, दो कणों का जोड़, डाइवैलेंट। और तीसरा होता है त्रिकणा, हाँ, तीन कणों का समूह। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, अगर आप यूरोप में जन्मे हैं तो बिल्कुल कर सकते। एक कण फॉस्फेट, द्विकण फॉस्फेट, त्रिकण फॉस्फेट। अभी तक दिमाग में से ब्रिटिश नहीं गए हैं। जड़ों को केवल एक कणा के रूप में फॉस्फेट चाहिए, वो द्विकणा के रूप में नहीं ले सकता, त्रिकणा के रूप में नहीं ले सकता। कौन सा चाहिए जड़ों को? एक कणा चाहिए। भूमि में एक कणा, और जड़ों को द्विकणा नहीं ले सकते, त्रिकणा नहीं ले सकते। भूमि में एक कणा फॉस्फेट नहीं होता, द्विकणा होता है, त्रिकणा होता है। मतलब देखिए जड़ों को कौन सा कण चाहिए? एक कण। और जड़ द्विकण नहीं ले सकती है और त्रिकण नहीं ले सकती। लेकिन भूमि में कौन सा होता है? द्विकणा होता है, त्रिकणा, एक कणा नहीं होता है। इसीलिए जो मिट्टी का प्रश्न करते हैं ना, उसमें क्या बताते हैं? आपके भूमि में पोटाश बहुत है लेकिन उपलब्ध नहीं है, ऊपर से डालिए। इसका मतलब है वो द्विकणा के रूप में है, एक कणा के रूप में। ये मिट्टी का परीक्षण भी एक खतरनाक षड्यंत्र है, ख्याल में रहे। मिट्टी का परीक्षण भी ये खतरनाक षड्यंत्र है। बाद में बताऊंगा कैसा षड्यंत्र है। अरे पक्का षड्यंत्र है हरित क्रांति, पक्का षड्यंत्र है। वो बाद में बताएगा, विषय बाद में आएगा। अभी लिखे एक कणा माने रोटी, तुलना कर रहा हूं आपको समझ में आने के लिए। द्विकणा माने दाने, गेहूं के दाने। एक कणा माने क्या है? रोटी। द्विकणा माने गेहूं के, त्रिकणा माने गेहूं के दाने। मुझे किसी ने तो भी कल बताया, शायद गोपाल उपाध्याय जी ने बताया होगा कि इस राज्य के लोग रोटी खाते नहीं, केवल गेहूं के दाने खाते हैं। क्या ये सही है? उत्तराखंड के लोग गेहूं की रोटी नहीं खाते, दाने खाते हैं। क्या ये सही है? सही है कि झूठ है? क्यों झूठ बोला आपने? इसका मतलब है दाने नहीं खाते, क्या खाते? रोटी। ये पक्का है। कौन पकाता है घर में रोटी? कौन पकाता है? अब चुप क्यों बैठे हो? बताते क्यों नहीं? घर वाली पकाती है ना, घर वाली पकाती है। आपको पकाना आता? ठीक है। घर में गेहूं के भंडार लगे हैं, चावल के भंडार लगे हैं, दाल के भंडार लगे हैं, सब्जियों के, तेल के, जो चाहिए सबके भंडार लगे हैं। और खाना पकाने वाली मायके चली गई सदा के लिए। आपकी पत्नी फोन मत करिए, है घर में, मैं उदाहरण दे रहा हूं। ये फोन कर रहे थे कि मोबाइल निकाला इन्होंने। और आपको खाना पकाना आता नहीं, ना आपको भूख लगी है, क्या करेंगे? होटल अशोका, होटल अशोका माने रासायनिक खाद है। रासायनिक खाद क्या है? होटल अशोका। इसका मतलब है हमारे घर में गृहिणी की भूमिका है। जब तक हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारी माता, हमारी बहन, हमारी नानी घर में जब तक पकाती है थाली में, वही के वही हमें उपलब्ध होता है। दाने हम नहीं खा सकते। रोटी पानी का काम कौन करती है? माता करती है। तो हमें होटल में जाना नहीं पड़ता। उसी तरह भूमि में फॉस्फेट दो कणा के रूप में है, त्रिकणा के रूप में है, एक कणा के रूप में नहीं है, यानी दाने के रूप में है, रोटी के रूप में नहीं है। लेकिन जंगल में उपलब्ध हो जाता है। देखिए भूमि में फॉस्फेट द्विकणा के रूप में होने के बावजूद और त्रिकणा के रूप में होने के बावजूद जंगल के पौधों को फॉस्फेट मिल जाता है। इसका मतलब है जंगल के भूमि में कोई तो भी है जिसने द्विकणा को तोड़ा, त्रिकणा को तोड़ा और फॉस्फेट का एक एक कण जड़ों तक पहुंचा दिया। वह एक जीवाणु प्रकार है
जिसका नाम है स्पुरदानु, फॉस्फेट अणु। फॉस्फेट सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट घुलने वाला जीवाणु बैक्टीरिया, हम उसको क्या कहेंगे? स्पुरदानु। ये आप पक्का ध्यान में रखें ये शब्द, स्पुरदानु। हिंदी में फॉस्फेट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? स्पुरदानु। नहीं तो फॉस्फेट बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, अगर आप विदेशी है तो चलेगा। स्पुरदानु, स्पुरदानु। संस्कृत अगाध भंडार है शब्दों का, अगाध भंडार। देखिए, ये जीवाणु देशी गाय के आंत में निर्माण होता है, अर्थात देशी गाय के गोबर में होता ही है। मतलब जीवामृत, घन जीवामृत डालने के बाद कहाँ जाता है? भूमि में जाता है। मतलब जीवामृत, घन जीवामृत डालने के बाद वे भूमि में जाते हैं, द्विकणाक को तोड़ते हैं, त्रिकणाक को तोड़ते हैं, एक एक कण जड़ों तक पहुंचा देते हैं। बस, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। हम देखेंगे कैसी व्यवस्था है, तो अगर आपके पास समय है तो। समय है? हाँ, ये तो अच्छा लगा कि आपके पास समय है। देखिए, ये आपका गेहूं का पौधा है। सपोज, इट इज टू बी सपोज, ये गेहूं का पौधा है। अब पत्तों को चाहिए फॉस्फेट। पत्तों को क्या चाहिए? फॉस्फेट, क्योंकि सूरज की ऊर्जा संग्रहित करने के लिए घट की निर्मित करना है पत्तों को। तो पत्ता क्या करता है? इसको फोन करता है, किसको? जड़ों को, कि मुझे फॉस्फेट चाहिए, 2 ट्रक भेज दीजिए। फिर ये फॉस्फेट द्विकणा जड़ों के पास है कुछ फासले पर। तो ये जड़ क्या करती है? गंध संकेत छोड़ती है, मैसेज छोड़ती है भूमि में कि भाई आप कहाँ हो। तो फॉस्फेट अपना रिटर्न होता है, वो गंध संकेत उसको शरीर में लगता है, संदेश देता है, वो रिटर्न होता है, बैक रिटर्न होता है, वापिस आता है। और यहां जाने के बाद वो फासला मापता है कि मैं 2 फीट के अंतर पर हूं। अब संदेश क्या मिल गया जड़ को? 2 फीट पर द्विकणा है। जब आप जीवामृत डालते हो तो ये जीवाणु यहां होता है, तो फिर ये जड़ इसको संदेश भेजती है कि भाई आप कहाँ हो? पीएसबी स्पुरदानु, आप कहाँ हो? तो वो बताता है कि मैं आपसे केवल 1 फुट अंतर पर हूं। तो भी वो मापन करता है, बाद में बोलते हैं आपसे 3 फीट अंतर पर द्विकणा है, वहां जाइए, उसको संस्कारित करिए। तो फिर ये जीवाणु आता है, ये द्विकणा को अपने शरीर में लपटता है, अपने शरीर में से 16 प्रकार के एसिड, आपको मालूम है व्हाट आर द नेम ऑफ द एसिड्स, वो स्रावित करता है, द्विकणा को तोड़ता है, एक एक कण जड़ों को पहुंचा देता है। अगर आपको डीएपी नहीं डालना है, सुपर फॉस्फेट नहीं डालना है, तो एक ही काम करना है। क्या करना है? जीवामृत डालना है, घन जीवामृत डालना है। डीएपी के लिए लड़ाइयां हो रही है, गोलियां दागी जा रही किसानों पर। सही बात है, गलत है? हाँ। क्यों नहीं मिल रहा डीएपी? बाजार का कानून कहता है कि डिमांड बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है। लोग 2000 रुपये देने के लिए तैयार है कि डिमांड बढ़ी है, बाजार में क्यों नहीं है? यानी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के खिलाफ काम हो रहा है। इसका कारण है, इसका कारण है, कानून की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? कारण है क्योंकि डीएपी बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए फॉस्फेरिक एसिड, उसके भंडार खत्म होते जा रहे हैं, उसके भंडार खत्म होते जा रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है, असीमित नहीं है, इसीलिए उपलब्ध हो रहे, इसके रेट बढ़ रहे हैं। अगर भारत सरकार 0% तो खेती को एज ए पॉलिसी स्वीकार करती है, तो नौबत ही नहीं आएंगी ना, डीएपी बुलाने की नौबत ही नहीं आएगी। 100% पोटेशियम फर्टिलाइजर हम आयात करते हैं, 100% पूरा पोटेश आयात करते हैं, 72% हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आयात करते हैं,
इतना नहीं, यूरिया के लिए जो नैप्था चाहिए, नेचुरल गैस, वो भी आयात करते हैं। पूरे आत्मनिर्भर नहीं है, पूरे परावलंबी बन गए हम। एक ही है, एक देशी गाय, ये सारे प्रॉब्लम खत्म कर से। एक देशी गाय सारे प्रॉब्लम खत्म कर सकती, एक देशी गाय। दिमाग में से फॉस्फेट निकल गया, लेकिन घर में है, वो आपके अपोजिंग पार्टी लीडर को दे दीजिए, उसका भला हो जाएगा। पोटैश लिखिए, पोटैश, पालाश। पोटैश भूमि में अनेक कणों के समूह में होता है। पोटैश भूमि में अनेक कणों के समूह होते हैं, इसको कहते हैं सिलिकेट्स कोलाइड्स। अनेक कणों के समूह में होता है, एक कण के रूप में नहीं होता। जड़ों को पोटैश एक कण के रूप में चाहिए, अनेक कणों के रूप में नहीं ले सकता। जंगल में हम पोटैश नहीं डालते, लेकिन पौधों में पोटैश की कमी नहीं होती। इसका मतलब है जंगल में पोटैश मिल गया। जंगल के भूमि में भी पोटैश अनेक कणों के समूह में होता है, एक कण के रूप में नहीं होता, लेकिन मिल गया। इसका मतलब है जंगल की भूमि में कोई तो भी है जिसने अनेक कणों को समूह को क्या किया, तोड़ दिया, एक एक कण अलग किया, जड़ों तक पहुंचा दिया। लिखिए, इसका मतलब है जंगल की भूमि में एक जीवाणु है, जंगल की भूमि में एक जीवाणु है जिसका नाम है बैसिलस सिलिकस। बैसिलस सिलिकस जो अनेक कणों को फोड़ता है, कण समूह को तोड़ता है, एक एक कण जड़ों तक पहुंचा देता है। समझ में आया क्या करता है जीवाणु? ये क्या करता है? अनेक कणों को क्या करता है? तोड़ता है, एक एक कण। यानी ज्वार की, गेहूं की रोटी पकाता है, आपके थाली में डालता है। ये जीवाणु भी लिखे, ये जीवाणु भी देशी गाय के आंत में निर्माण होता है, देशी गाय के आंत में। इसका मतलब है जीवाणु घन जीवाणु डालने के बाद वो भूमि में जाता है और पोटैश उपलब्ध करता है। इसका मतलब है अगर भारत सरकार एक साल में 1,40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी केवल रासायनिक खाद के लिए दे रही थी, आज भी भूमंडलीकरण व्यवस्था के माध्यम से, विश्व व्यापार संगठन के दबाव से वो सब्सिडी घटाकर आज भी 80,000 करोड़ दे रही हैं। वो सब्सिडी तुरंत बंद हो सकती है अगर 0 बजे खेती करते। लाखों करोड़ रुपए का खाद हम आयात कर रहे हैं, वो तुरंत बंद कर सकते हैं अगर ये विधि से खेती होती है। हमारा विदेशी चलन बर्बाद हो रहा है, इसके लिए हमारे पास दवा नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षक नहीं है, गांव में पाखाने नहीं है, हमारी माताएं बाहर बैठती है, इज्जत नीलामी होती है। कहां की बात हो रही है? ये बचत करके ग्रामीण विकास में हम लगा सकते हैं। कहीं से भी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, न तो विश्व बैंक से मांगने की आवश्यकता है, न आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मांगने की आवश्यकता है, न एशियन विकास बैंक से मांगने की आवश्यकता है। साथियों, ये हो सकता है अगर आप संकल्प करेंगे। एक देशी गाय कितना चमत्कार करते है ना, एक देशी गाय। देखिए वहां चित्र होता है देशी गाय का, होता है ना, होता है, उस पर लिखा होता है 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है, लिखता है ना। साथियों, ये 33 करोड़ देव नहीं है, देवता नहीं है, 33 करोड़ उपयुक्त जीवाणु की प्रजाति है। देखिए कितना विज्ञान था, कितना विज्ञान था। लुप्त हो गया है, लुप्त हो रहा है, लुप्त हो रहा है। आज भी कुछ वैद्य हैं देहातों में, नाड़ी देखते हैं आपको फटाफट बता देते हैं कि आपको क्या होता है। और ये हमारे मेडिकल साइंटिस्ट, ऊंचे पदों पर होने वाले डॉक्टर क्या क्या पढ़े हैं, MD MS,
नाड़ी देखते, नाटक करते, आपको पूछते आपको क्या होता है। सबसे ज्यादा अज्ञानी, सबसे ज्यादा अज्ञानी। हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। विश्व गुरु बनने की क्षमता भारत में है। केवल हमें सोच बदलना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, तब कहीं जरूर हो सकेगा। साथियों देखिए, देशी गाय ट्रैक्टर का कारखाना है। ट्रैक्टर माने बैल, ट्रैक्टर माने बैल। देशी गाय यूरिया का कारखाना है, गोबर। देशी गाय फॉस्फेट डीएपी का कारखाना है, म्यूरेट ऑफ पोटैश का कारखाना है, दूध का कारखाना है, दही का कारखाना है, घी का कारखाना है, गोमूत्र यानी दवा का कारखाना है, सौंदर्य प्रसाधन का कारखाना है। सारे कारखाने एक ही जगह है। सारे कारखाने कहाँ है? देशी गाय के पास है। कहाँ ढूंढ रहे? यूरोप अमेरिका। कहाँ ढूंढ रहे? चाइना। नॉट मेक इन इंडिया, वी वांट मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। हर बात होगी मेड इन इंडिया। पूरी दुनिया कौन सी देखेंगी? मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तब कहीं महासत्ता होगा। महासत्ता नहीं होना है, हमें विश्व गुरु बनना है। तो साथियों, एक देशी गाय क्या चमत्कार करती है। केवल एक ही चाहिए। अगर 0 बज खेती में आपके पास एक देशी गाय है तो कितने एकड़ की खेती होती है? 30 एकड़ की खेती, 30 एकड़ की खेती। अगर इस विधि से पूरे देश में खेती होती है तो केवल हमें 3.5 करोड़ गाय चाहिए। हमारे पास 8 करोड़ गाय है, यानी आवश्यकता से दुगुनी है, दुगुनी। बुंदेलखंड में बहुत गाय है, समस्या है वहां की, है ना गोपाल जी? अन्ना प्रथा है। अन्ना प्रथा बंद करने का काम 0 बज खेती करती है, एक ही करती है। यही उपाय। हमारे श्याम बिहारी गुप्ता आपको गाय देने के लिए तैयार है, मुफ्त में देंगे। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमारा निजी स्वार्थ है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। ये जो अभियान चला है, जन आंदोलन चला है, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं चला है। महीने में 25 दिन मेरे शिविर लगते हैं, एक पैसा भी मानधन नहीं लेता हूं, एक पैसा भी मानधन नहीं लेता हूं। आई डू नॉट टेक एनी ऑनरियम। न तो सरकार से पैसा लेता हूं, न कंपनी से, न एजेंसी से। हम एक किसी से कुछ नहीं लेते, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे महाराष्ट्र में मैं टिकट खुद खरीदता हूं। महाराष्ट्र में टिकट खुद खरीदता हूं, टिकट भी नहीं लेता। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अमोल टैक्सोनॉमी का प्रोफेसर था, उसने इस्तीफा दे दिया, रेसिग्नेशन दे दिया, छोड़ दी नौकरी। छोटा बेटा इंजीनियर था, छोड़ दी नौकरी। दोनों इसमें लगे। उनको नहीं लगा कि उनका क्या होगा। पूरा परिवार इसमें लगा है। साथों, हम आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, सरकार से हम निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार है। कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही चाहिए, ये धरती माँ बचनी चाहिए, गौ माता बचनी चाहिए, देशी बीज बचने चाहिए, भारत के जब पूरी दुनिया के लोग बचने चाहिए, अगली पीढ़ियों के लिए बचकर। यही है हमारा काम। तो दिमाग में से खाद निकाल दिए। घर में जो खाते हो क्या करोगे? घर में भरा खाए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र में है कुछ लोग जिनको देना ही है, ज्यादा भीख मंगे, देना ही है। ठीक है, तो यहां एक बिंदु पर पहुंच गए हम। अभी थोड़ा विश्राम लेंगे, क्योंकि लगातार डॉक्टर ने मना की है ज्यादा बोलने से। तो अभी 10 मिनट का विश्राम लेंगे। उसके पहले कि मैं विराम लूं, हमारे गोपाल जी आपको कुछ कहना चाहते हैं।